साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम जो हमारा 10वीं क्लास का चैप्टर पहला है वास्तविक संख्याएं, उसकी हम आज वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात करेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। तो इसके पहले हमने जितने भी सब्जेक्टिव था, चाहे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हो, शांत अशांत हो, या अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना है, ठीक है, या फिर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना है ना, इन सभी का हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, आप लोग उसको देखिए। अब इस चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगाएंगे, जिसमें देखिए हमारा जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। कहा गया यदि 130 बराबर, इसका देखिए 130 का गुणनखंड करके दिया गया 15 गुना 8 प्लस 10 एवं 15 बराबर 5 गुना 3 प्लस 0। तो हमें मासा पूछा गया 130 और 15 का। आप इसको छोड़िए, इस पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको कहाँ ध्यान देना, मासा हमें 130 और 15 का चाहिए। मासा हम किसे कहते हैं, जो दो संख्याओं में सबसे ज्यादा कॉमन होगा, सबसे ज्यादा उभयनिष्ठ होगा। देखिए जब हम 130 का गुणनखंड करते हैं, 5 से लगाते हैं, तो 5 से लगाएंगे 5 दूना 10, 30 3 यानी कि 26, 2 से लगाएंगे 13 दूनी 26, 15 को तो ये 15 का 3 बचे 15। अब तो गुणनखंड नहीं हो सकता, दोनों में कॉमन क्या है, 5 5 कॉमन है। अब कुछ कॉमन है, अब कुछ कॉमन है नहीं, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 5, ऑप्शन नंबर बी। बोला गया निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या में हमने बताया था कि वैसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती है वो प्राकृत संख्या कहलाती है। तो प्राकृत संख्या यानी प्राकृत संख्या को हमने बताया था कि उसको n से डिनोट करते हैं, तो 1 2 3 4 सो नीचे जाएगा। तो सबसे छोटी क्या हो गया 1, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। बोला गया 7 का पावर 0 गुना 3 का पावर 0 क्या होता है। हमने बताया था किसी भी संख्या का पावर 0 हमेशा क्या होता है, 1 होता है ना। तो किसी भी संख्या का पावर 0 1 होता है, तो इसका क्या हो गया, देखिए तो इसका मान 1 और इसका भी मान 1, कितना गया 1, ठीक है। तो आंसर कहाँ गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला कहा गया यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है, p एक धनात्मक पूर्णांक है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक हमें चाहिए। धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम कहने का मतलब क्या है, 1 3 5 7 9 11 13, यानी कि जो 2 से विभाजित ना हो। देखिए 4p एक सम संख्या है, 4p सम संख्या, 4p सम संख्या है, ठीक है। लेकिन सम में जब हम सम को जोड़ते हैं तो सम आता है, सम में सम को जोड़ते हैं सम आता है, सम में विषम को जोड़ेंगे तो विषम आता है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगर ऐसे आपको समझ नहीं आता है तो दूसरा तरीका यह है कि सम में देखिए 4p सब में कॉमन है। चलिए यहाँ से हम 4p लेते हैं, p की जगह क्या बोला इसने, एक धनात्मक पूर्णांक, यानी कि 1 2 3 4 p की जगह रख के देखिए, तो 4 गुना 1 कितना गया 4, 4 गुना 2 कितना गया 8, 4 गुना 3 क्या कितना गया 12। तो 4 8 12 तीनों क्या है, तीनों सम संख्या, यानी यहाँ से हमें पता चल गया कि ये जो 4p ये सब क्या है, सम है। अब देखिए यदि हम सम संख्या 4 में 1 जोड़ते हैं कितना गया 5, उसी तरह 8 में 1 जोड़ते हैं तो 9, सॉरी 8 में 1 जोड़ते हैं तो 9, इसी तरह से 12 में 1 जोड़ते हैं तो 13। विषम विषम विषम, तीनों विषम आ गया कि नहीं, यानी कि सम में विषम को जोड़ेंगे तो विषम आएगा, सम में विषम को जोड़ेंगे विषम आएगा, सम में विषम को जोड़ेंगे तो विषम आएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी सही हो गया। अगला कहा गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीक है। हमने बताया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो प्रयोग होता है वो दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, एचसीएफ यानी कि मासा ज्ञात करने के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। कहा √18 का परिमेयकरण गुणांक, देखिए तो √18 दिया हुआ है, √18 का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए तो 9 गुना 2, 9 ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, √9 गुना √2, √9 का वर्गमूल 3√2। मतलब परिमेयकरण गुणांक कहने का मतलब यह है कि इस संख्या को परिमेय बनाने के लिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमें परिमेय बनाना है। तो परिमेय बनाने के लिए क्या करना होगा, √2 से गुना करना होगा। तो जब हम इसको 2 से गुना कर दिए तो क्या आ गया, देखिए तो 3 गुना √2 कितना गया 2, परिमेय बन गया कि नहीं। तो यानी कि अपरिमेय संख्या को परिमेय बनाने के लिए हमने कितना से गुना किया, √2 से गुना किया, तो यही √2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। या फिर हम एक शॉर्टकट इसका बताते हैं, देखिए इसका शॉर्टकट क्या है। इसने कहा परिमेयकरण गुणांक, सीधा सा 3 है ना, 3 एक परिमेय संख्या है, इसका गुणांक में क्या है √2 है, तो √2 में सीधा आंसर हो जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट अगर आप ऐसे चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। अगला है √12 का परिमेयकरण गुणांक, देखिए √12 दिया हुआ है, इसको हम ले सकते हैं 4 गुना 3,
इसको हम रख कर दें √4 √3, √4 का वर्गमूल कितना 2 √3। तो देखिए अभी हमने शॉर्टकट बताया था कि जो परिमेय के साथ जो गुना होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए √3 आ रहा है ना, इसका मतलब √3 आंसर होगा। लेकिन यदि इसको हम लंबे तरीके से देखें तो देखिए 2 √3 एक क्या अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय को हमें परिमेय बनाना है। परिमेय कब होगा, जब इस √3 को 3 में बदलेंगे, यानी कि √3 से गुना होगा। तो यहाँ से देखिए क्या होगा 2 गुना √3 गुना √3 कितना आ गया 3, यानी कितना आ गया 6। तो परिमेय निकल गया कि नहीं, यानी कौन सी संख्या से हमने गुना किया तो परिमेय आया, √3 से किया, तो हमारा आंसर क्या हुआ √3। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है बोला गया यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, मतलब m का मान जो है 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। ये कह रहा धनात्मक विषम नहीं है, अगर विषम नहीं है तो सम होना चाहिए। तो देखिए हमने बताया था सम होना चाहिए, तो सम संख्या में सम प्लस सम, जब हम सम से सम को जोड़ते हैं तो सम आता है। ऑप्शन में देखिए तो क्या है 8m सम है, 8m सम है, 8m सम है, 8m सम है, मतलब ये सभी जो है ये तो सम 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 है। लेकिन अब यहां से देखिए तो एक क्या है विषम है, 3 भी विषम है और 7 भी विषम है। तो जब 3 गो ऑप्शन में विषम है तो सम तो एक ही में है, तो इसलिए सबसे अलग जो है वो आंसर हो गया। और ऐसे अगर नहीं समझ में आता है, अगर चाहते हो आप कि नहीं हम चाहते हैं देखकर कि सच में वो विषम है सम है या नहीं है, तब देखिए 8m है ना सब जगह, और m क्या बोला गया धनात्मक पूर्णांक, लीजिए m की जगह 1 रखते हैं, तो 8 गुना 1 8, 8 गुना 2 16, 8 गुना 3 24। तो ये सब सम आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर हम सम में सम को जोड़ते हैं तो 8 2 10, 16 में 2 जोड़ते हैं 18, 24 में 2 जोड़ते हैं 26। तो देखिए सम में जब हमने सम को जोड़ा तो क्या आया सम ही आया। लेकिन अगर हम इसी सम में 8 में 1 को जोड़ दें, ये सम है ये विषम है, तो सम प्लस विषम कितना आ जाएगा 8 + 1 9, 9 क्या आ गया हमारा विषम हो गया ना। उसी तरीके से 16 में 3 को जोड़ते हैं क्योंकि 3 विषम है, तो 16 3 19, ये भी क्या है यह भी विषम। तो मतलब क्या हमने देखा कि सम में विषम को जोड़ेंगे तो विषम आएगा, सम को विषम में जोड़ेंगे तो विषम आएगा, सम में विषम को जोड़ेंगे विषम आएगा, लेकिन सम से सम को जोड़ेंगे तो सम आएगा। हमें क्या बोला गया था धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, विषम नहीं है, तो विषम नहीं है तो सम होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया सही हो गया। आगे देखिए बोला गया यदि भाग एल्गोरिथम a = bq + r, जहां a = 96 q = 8, तो हमें r का मान भी 0 दिया हुआ है, तो हमसे क्या पूछा गया b का मान पूछा गया है ना। चलिए थोड़ा जगह यहाँ ले लेते हैं, समझिएगा। अब हमें भाग एल्गोरिथम क्या दिया हुआ है a = bq + r दिया हुआ है। a का मान क्या है 96, b का मान तो हमें दिया हुआ नहीं है, q का मान क्या है 8, शेषफल क्या है 0। तब ये आ गया 96 = 8b। अब 8 को इधर ले जाइए तो b = 96/8, तो 12 96 होता है, कितना आंसर आ गया 12। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या है। चलिए देखिए 192 है ना, 192 2 से लगाइए, तो 2 से लगाएंगे तो आ जाएगा 96, 2 से लगाइए 48, 2 से लगाइए 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3। जब तक भागा लगना है लगाते जाना है, ठीक है। भागा लगाना है, शुरुआत हमेशा 2 से करना है, ठीक है, कम संख्या से। तो 2 कितने 2 है 1 2 3 4 5 6, 2 कुल 6 गो है, यानी कि 2 का घात कितना हो जाएगा 6, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है 2 लगातार सम संख्याओं का मासा। अब देखिए तो लगातार सम संख्या क्या होता है भाई 2 4 6 8 10 12 14 16। यहाँ इस बात का ध्यान देना है, इसने लगातार कहा है, ठीक है। अब देखिए 2 और 4 जो है, या फिर हम 4 6 का, या फिर 6 8 का, या फिर 8 10 का, या तो 10 12 का, या 12 14 का, 14 16 का, किसी का भी जब हम जोड़ा बनाएंगे तो इसमें HCF दोनों देखिए कौन सा टेबल में आता है, जो सबसे बड़ी टेबल में आएगा वही उसका HCF हो जाएगा। देखिए 2 और 4, तो 2 और 4 कौन कौन से टेबल में आएगा, 1 में आएगा और 2 में आएगा।
लेकिन जो सबसे बड़ी संख्या है वही उसका एचसीएफ होगा। हम ले लेते हैं एक संख्या 10 और 12, तो 10 और 12 देखिए, तो 10 किस में आएगा, 10 आएगा 1 में, 2 में, 5 में और 10 में। 12 किस में आएगा, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 6 में, 12 में, है ना। तो देखिए कॉमन क्या है, कॉमन तो 1 भी है, 2 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, 5 नहीं है ना, 5 कॉमन नहीं है, तो 1 2 कॉमन है, यहाँ कुछ कॉमन है नहीं, 1 2, 5 इसमें है, 5 इसमें है ही नहीं, 0 इस क्या है, 10 है इसमें, 10 इसमें नहीं है। तो मतलब जो संख्या सबसे बड़ी होगी ना वही उसका एचसीएफ होगा। देखिए कॉमन तो 1 1 भी है, 2 2 भी है, लेकिन 1 तो बड़ा नहीं है, 2 बड़ा है ना, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ 2 हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा हमेशा, जब भी सम संख्या का, लगातार सम संख्या का एचसीएफ पूछा जाए तो उसका 2 होगा, और जब भी विषम संख्या का पूछा जाए, विषम संख्या का मासा पूछा जाए लगातार में, तो उसका मासा 1 होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। देखिए अब आगे कहा गया 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है और उनका एचसीएफ 17 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात करना। हमने एक सूत्र बताया था अभाज्य गुणनखंड विधि बारे में, है ना। अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखा था। वहां से हमने क्या सूत्र को देखा था, a + a × b गुना एचसीएफ गुना एलसीएम, हमने इस सूत्र को देखा था। अब इसने कहा 2 संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल दिया हुआ 86 70, यानी ये दिया हुआ हमें, ये दिया हुआ कितना 86 70 बराबर एचसीएफ कितना दिया हुआ है 17 गुना एलसीएम, तो हमें ज्ञात करना है, एलसीएम को हमेशा रहने देते हैं। तब यहां से हो गया एलसीएम बराबर 86 70, 86 70 भागा में कितना 17। इसको जब हम काटेंगे देखिए कितना आएगा, 17 × 85, 1 17 कम 17 510, यानी एलसीएम हमारा आ जाएगा 510। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। बोला जाए यदि m तथा n अभाज्य संख्याएं हैं तो, यानी m और n अभाज्य संख्या, चलिए ठीक है, तो m का पावर n सॉरी m का पावर क्यूब n, यानी m का पावर 3n और m का पावर 2n का मासा क्या होगा। इसका कहने का मासा का मतलब क्या होता है कि दोनों में कितने उभयनिष्ठ है, कितने कॉमन है ना। देखिए तो क्या हम यहाँ से m का पावर 3n को हम लिख सकते हैं m गुना m गुना m गुना n, क्योंकि m का पावर 3 था तो हमने 3 बार m को गुना कर दिया, n है हमने एक बार गुना कर दिया। यहाँ है m का पावर 2n, देखिएगा ध्यान से, इसको हम लिखेंगे m गुना n। अब इसमें देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 2 गो m कॉमन है और 1 गो n कॉमन है ना। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, 2 गो m कॉमन है मतलब m² और n। ठीक है, तो देखिए ऐसा नहीं कीजिएगा कि 1 2 3 4 m है तो m का पावर 4 कर देंगे, नहीं, 2 इसका कॉमन है 2 इसका कॉमन है, यानी कि m² हो गया, n कॉमन है तो n आ गया, तो m² n, देखिए इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन कहाँ है m² n, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ आते हैं, बोला गया यदि a बराबर 2 का पावर 3 गुना 3, b बराबर 2 गुना 3 और c बराबर 3 का पावर n गुना 5 तथा abc का एलसीएम हमें दिया हुआ है, एलसीएम हमें दिया हुआ है। हमने बताया था जब हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, जब हम आधारभूत प्रमेय में जब हम पढ़ रहे थे, ठीक है, तो हमने अभाज्य गुणनखंड को करने के बाद हम एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करते थे। वहां हमने 2 चीज बताया था कि जब हमें एचसीएफ ज्ञात करना है तो संख्याओं के जो छोटा पावर होगा, यानी उसका घात जिसका कम होगा वो हम एचसीएफ में लेते हैं, और एलसीएम ज्ञात करना है तो उसमें हम जो संख्या का घात होता है वो हम ज्यादा वाला लेते हैं। ठीक है, एलसीएम में ज्यादा घात वाला लेना होता है और एचसीएफ में छोटा घात वाला। देखिए यहाँ से तो हमें एलसीएम क्या दिया हुआ है 2 का पावर 3, देखिए तो यहाँ से 2 का पावर 3, 2 का पावर 1, यहाँ तो 2 है ही नहीं, है ना, तो ज्यादा पावर क्या हो गया 2 का पावर 3, यहाँ से 3 का पावर 2, 3 का पावर 2, 3 का पावर 1, 3 का पावर 1, यहाँ 3 का पावर कुछ दिया हुआ ही नहीं है, तो हमने क्या बोला अभी कि जब एलसीएम होता है उसमें ज्यादा घात वाला दिया जाता है, तो भाई इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, इसका पावर कुछ नहीं तो इसका n का मान क्या हो जाएगा, यहाँ n का मान क्या है, n का 3 का पावर क्या है 2, यानी यहाँ से n का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा। ठीक है, या फिर 1 मिनट रुकिए, देखिए हमने अभी एलसीएम में बताया था, वहां मासा में बताया था ना, यहाँ हम चाहें तो इसको ऐसे तोड़ के भी देख सकते हैं कि यहाँ 2 का पावर 3 है तो 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 3 कर देंगे। ठीक है, लेकिन सीधा साधारण आप याद रखिए कि एलसीएम में जिसका जितना पावर ज्यादा होता है वो एलसीएम में होता है और जो कम पावर होता है वो एचसीएफ में होता है। ठीक है, चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेरे पास क्वेश्चन है
कहा गया 234 के अभाज्य गुणनखंड को में 3 का घात क्या होगा। मतलब 234 का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है और उसमें 3 का जो घात होगा वही हमें पूछा जाएगा। देखिए 234 यहां हम लेते हैं 234, 2 से लगाते हैं तो आएगा 117, 117, 17 34, ठीक है। अब यहाँ हम लगाते जानते कितना से, 3 से, तो हो जाएगा 3 3 9, 2 3 9 27, 39। अब फिर लगाते हैं 3 से तो 13 3 39, तो 3 को वो है 3 2 वो है, यानी कि 3 का पावर 2 हो जाएगा। कहाँ गया 2 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन है किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए कोई 2 धनात्मक पूर्णांक है जो a और b है, ठीक है। कहा गया ab का मासा गुना ab का रासा निम्न में कौन सा होगा। देखिए हम ये डायरेक्ट हमें सूत्र पूछा गया है, तो होता है a गुना b बराबर LCM ऑफ ab गुना SCF ऑफ ab, ये होता है ना। देखिए ये तो हमें दिया हुआ है, यहाँ ना दिया हुआ, तो ये किसके बराबर है, a गुना b के बराबर है कि नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी, नहीं यहाँ बी होगा। देखिए यहाँ गलत लिखा है, ठीक है, ये हमारा बी होगा। उसके बाद 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, यानी अब 64 को हमें तोड़ना है। देखिए 2 से लगाएंगे 32, 2 से लगाएंगे 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, है ना। तो कुल 2 कितना है, देखिए तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 कहाँ ऑप्शन है, 6 हमारा बी नंबर ऑप्शन होगा। पूछा गया यदि m और n 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मासा क्या होगा। भाई अभाज्य संख्या हमने क्या बताया था कि वैसी संख्याएं जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 होता है, एक अपने आप और एक 1 से, तो 2 अभाज्य संख्या है ना। 2 3 हो गया, या फिर 7 9 हो गया, इसी प्रकार 11 13 हो गया, है ना। तो सभी का क्या है, एक सब में कॉमन होगा। अभाज्य संख्या का जब भी मासा पूछा जाएगा तो उसका आंसर हमेशा 1 होगा। 18 तथा 72 का मासा ज्ञात करना है। 18 और 72 का, देखिए 18 का गुणनखंड कीजिए, 1 2 3 6 9 18, ठीक है। और क्या है 72, 72 का गुणनखंड कीजिए, 1 2 3 4 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, 7 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 11 12 हो जाएगा, 13 14 15 16 17 18 चौक 72 हो जाएगा। उसके बाद 36 दूना 72 हो जाएगा, और 24 3 72 भी होगा। ये देखिए ज्यादा लंबा पड़ जाएगा, ठीक है, ऐसे हम आपको नहीं बता रहे हैं, ये ज्यादा लंबा तरीका पड़ जाएगा, आपको हम शॉर्टकट बताते हैं। देखिए 18 72 है ना, गुणनखंड कर दीजिए। 18 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना नहीं, 3 गुना 3 गुना 2, 3 3 9 9 दूनी 18। 72 को लीजिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना हुआ ना, फिर 2 गुना 6, 2 गुना 3, देखिए तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 गुना 3, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 आ गया। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, हमें SCF ज्ञात करना है, यानी कि मासा। तो ये 2 का एक जोड़ा हुआ, यानी कि 2, 3 का ये एक जोड़ा बन गया गुना 3, और 3 का एक जोड़ा ये बन गया गुना 3। इन दोनों का तो जोड़ा नहीं बना, तो छोड़ दीजिए। 3 3 9 9 दूनी 18, यानी कि 18 हमारा SCF हो जाएगा। कहाँ है, ऑप्शन नंबर। सबसे आसान देखिए, जब भी 2 संख्याओं या 2 से ज्यादा संख्या हो उसका मासा ज्ञात करना है, उसका आप अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए और उसका जोड़ा बना दीजिए। जैसे जो जोड़ा बनेगा वैसे वैसे आप गुना करते जाइए। 2 का जोड़ा बना, हमने 2 लिख दिया, 3 का जोड़ा बना 3 लिख दिया, 3 का जोड़ा बना 3 लिख दिया। तो ये तीनों अभित नहीं है, इन दोनों का जोड़ा तो कहीं बन नहीं रहा, जिसका जिसका जोड़ा बन गया उसको गुना कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। 3 3 9 9 दूनी 18, देखिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। या फिर अगर आपको ज्यादा टेबल याद है तो इसका हमने एक ट्रिक बताया था कि जो संख्या होगा ना 18 72, देखिए कि कौन सी संख्या से वो भागा लगता है। दोनों संख्याएं जिस संख्या से भागा लगेगा वही उसका आंसर होगा। लेकिन अब यहाँ ये चीज नहीं सोचना है हमें, क्या है 18 72, समझिएगा 18 72। आप कहोगे सर 9 दूनी 18 और 9 72, तो इसका SCF तो 9 होना चाहिए, है ना, क्योंकि दोनों में 9 है।
लेकिन भाई HCF जो है ना, कहाँ गया मासा, मासा का मतलब होता है HCF, और HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट, जितना हाईएस्ट भागा लगा सके। तो दोनों को 18 के पावर में भी तो आएगा, 18 कम 18 और 18 चौक 72 आएगा ना, तो हाईएस्ट तो हमारा 18 होगा ना, इस वजह से इसका HCF क्या हो गया 18। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया दो धन पूर्णांकों A और B के लिए राशा गुना मासा बटा AB। अब देखिए तो यहाँ हमने एक सूत्र का भी प्रयोग किया था, चलिए ES वाले में यहाँ हमने प्रयोग किया था। देखिए तो जब यहां से, समझिए यहां से, जब हम इस AB को इधर भागा में कर देंगे, ठीक है, तो ये जब भागा में चला गया तो इसके जगह क्या बचा, एक, और यही देखिए तो राशा ऑफ AB गुना मासा ऑफ AB, राशा ऑफ AB गुना मासा ऑफ AB बटा में A गुना B, किसके बराबर, एक के बराबर। तो हमारा ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ये देखिए सूत्र से पूछा गया, ये भी सूत्र से है, उसका ये भी सूत्र है, सेम ही सूत्र का उपयोग किया गया दोनों जगह। यहां से देखिए, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य, हमने सह अभाज्य में बताया था कि वैसी संख्याएं जिसका दो ऐसी संख्याएं, ठीक है, दो ऐसी संख्याएं जिसका कॉमन एक हो, यानी कि उसमें उभयनिष्ठ जो होगा वो एक होगा, ठीक है, एक के अलावा कोई दूसरा नहीं होगा। देखिए यहां से 7 दूनी 14, 7 पचे 35, यानी इसका 7 एक उभयनिष्ठ आ गया, 7 या 21, या फिर ऐसे देखिए ना 21 से कम 21, 21 चौक 84, ये दोनों तो हो गया, 7 से लग गया, 21 से लग गया, 13 कम 13, 13 चौक 52, लेकिन ये कौनों टेबल में आएगा, इस कोई भी टेबल में नहीं आएगा, है ना, तो इसलिए हमारा ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा ये। या फिर एक बात और ध्यान रखिए, अगर आपको एग्जाम के समय याद नहीं आता है तो आप हमेशा कीजिए कि चारों ऑप्शन में से छांटने की कोशिश कीजिए कि कौन सा ऑप्शन सबसे अलग है। ये देखिए 7 के पावर में आ गया, 3 के पावर, 3 नहीं, कौन सा पावर, 7 के पावर में आ जाएगा, 21 के पावर में आ जाएगा, है ना, ये 13 के पावर में आ गया, लेकिन ये कोई सभी पावर में नहीं आएगा, तो सबसे अलग ऑप्शन ये हो गया, ठीक है, तो हमारा ये आंसर हो गया। पास क्वेश्चन है जिसमें बोला गया निम्नलिखित में से कौन यौगिक है। यौगिक संख्या का मतलब होता है भाज्य संख्या। भाज्य में हमने बताया था कि वैसी संख्याएं जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। भाज्य संख्या में हमने क्या कहा था कि वैसी संख्याएं जिसके गुणनखंड 2 से अधिक हो, एक अपने आप में, एक से, और बाकी तीसरा किसी भी संख्या से, ठीक है। तो देखिए संख्या पद्धति वाला जो हमने वीडियो कराया था उसमें सभी संख्याओं के बारे में हमने बहुत डिटेल से बताया हुआ है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। देखिए 11 कौन से टेबल में आता है, सिर्फ 1 और 11 में, 1 और 11 में। 21 कौन कौन से में आता है, 1, 3, 7 और 21। 41 कौन से में आता है, 1 में और 41 में। 31 कौन से में आता है, 1 में और 31 में। तो देखिए ये और ये दोनों बिल्कुल सेम है, इनका क्या है, इसका, इसका और इसका सिर्फ 2 गुणनखंड है, इसका 2 से ज्यादा गुणनखंड है, तो ऑप्शन हमारा बी क्या हो गया, सही हो गया। देखिए आगे, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। ये भाज्य पूछा गया था, भाज्य को ही यौगिक कहते हैं, और ये अभाज्य, तो अभाज्य में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड होगा उसका आंसर ये होगा। 31 देखिए 1 में और 31 में आता है, 33 1 में, 3 में, 11 में और 33 में, है ना। उसी तरह से 38 क्या आएगा, 1 में आएगा, 2 में आएगा, 19 में आएगा और 38 में आएगा। 39 1 में आएगा, 3 में आएगा, 13 में आएगा और 39 में आएगा। देखिए 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा, ये सिर्फ 2, ऑप्शन नंबर ए। कहा दो संख्याओं का मासा 27 है और राशा 162 है। चलिए हमारे पास सूत्र याद आ जाना चाहिए, तो आपको देखने के साथ LCM गुना HCF। क्या कहा गया, दो संख्याओं का मासा 27 है, यानी कि यहाँ दिया हुआ 27, राशा कितना है 162। इसने कहा यदि उनमें एक संख्या कितनी है 54, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। 54 हम चाहे ए को मान लें चाहे बी को मान लें, ठीक है, किसी को भी हम लिख सकते हैं। यहाँ से जाएगा बी बराबर 162 गुना 27 भागा में 54। देखिए 27 दूना 54 और 2 से इसको काटेंगे तो 81, बी का मान कितना आ गया 81। ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। कहा गया संख्याएं 12, 15, 21 का मासा क्या होगा। चलिए कितना है 12, 15, 21। देखिए 12, 15, 21, 12 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3, 21 को 3 गुना 5 और 21 को 3 गुना 7,
क्या कॉमन है देखिए तो 3 3 3, तीनों में 3 है, 7 है सब में नहीं है, 5 है सब में नहीं है, 2 है सब में नहीं है, तो 3 3 3 कॉमन है। इसका एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ हमारा एचसीएफ कितना हो गया 3। ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी सही हो। 15 गुना 10 रूट 10 गुना रूट 15, देखिए तो रूट 10 गुना रूट 15 जो होता है ये हो जाता है 10 गुना 15, तो ये हो गया रूट 150। रूट 150 को हम लिख सकते हैं 25 30, 25 छक्का 150। उसके बाद हम इसको लिखेंगे 25 गुना रूट 6, 25 रूट 25 का वर्गमूल 5 रूट 6। ऑप्शन नंबर कहाँ है भाई, ऑप्शन नंबर डी। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक सूत्र मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आप लोग को। यदि रूट ए गुना रूट ए है तो इसका आंसर ए होगा, यदि रूट ए गुना रूट बी है तब ये हो जाएगा ए गुना बी। ठीक है, ये हमारे पास कुछ सूत्र है, ये इसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ हमें 6x का पावर 4y तथा 12xy का मासा ज्ञात करना है ना। देखिए यहाँ से मासा ज्ञात करना है, क्या है 6x² 6x² और दूसरा क्या है 12xy 12xy। ध्यान से पूरा समझिएगा, क्या हम 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, मतलब 6 का जितना गुणनखंड होगा उतना कर देना है, तो 2 गुना 6 कर दिए, सॉरी 2 गुना 3। अब x² है तो x गुना y है, y हमने कर दिया। 12 है ना, इसको भी तोड़ देते हैं 2 गुना 3 गुना, देखिए 2 3 6, अब फिर 2 आएगा, 12 हो गया। अब x अब गुना y, दोनों में क्या कॉमन है, जब भी एचसीएफ ज्ञात करना हो, महत्तम समावर्तक ज्ञात करना हो, कॉमन देखिए 2 मिल गया तो ये 2 लिख देते हैं, 3 मिल गया 3 कर देते हैं, 2 का जोड़ा मिला नहीं मिला छोड़ देते हैं, x का जोड़ा मिल गया x लिख देते हैं, y का जोड़ा मिल गया y लिख देते हैं। अब कुछ कॉमन है नहीं है, तो क्या हो गया 3 दूनी 6 x गुना y 6xy हमारा आंसर हो जाएगा। कहाँ है ऑप्शन 6xy। अगर आप देखिए थोड़ा सा हम बोर्ड साफ कर देते हैं, आगे समझिए क्या है। आगे है 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर। अच्छा चलिए 64 का ये हमारा हो गया भाई वर्गमूल, वर्गमूल में 2 होता है और घनमूल में 3 होता है। ठीक है, इसका मतलब हो जाता है कि 64 को 2 बार तोड़ना है, तो 8 गुना 8 हो गया, तो 1 8 बाहर आ गया, क्योंकि यहाँ 2 है तो 2 आ जाएगा, 2 बार इसको गुना करना है। यहाँ 3 है तो 3 से कौन ऐसी संख्या से गुना करे तो 64 आ जाए। देखिए 4 गुना 4 गुना 4, 4 16 16 चौक 64, यानी अब यहाँ 3 है तो एक संख्या बाहर आएगा। अब इसने क्या कहा, वर्गमूल को घनमूल से भाग देने पर, तो वर्गमूल कितना 8, घनमूल कितना 4, भाग दीजिए कितना गया 4 दूनी 8। ऑप्शन नंबर सी। कहा गया 45 तथा 60 का मासा ज्ञात करना है। देखिए 45 और 60 का, 45 का हम लिखेंगे 3 गुना 5, क्योंकि 3 3 9 45, एक संख्या है 60, 2 गुना 3 गुना 5, देखिए 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूना 60। कॉमन क्या देखिए तो 3 3 कॉमन है, 5 5 कॉमन है और कुछ कॉमन है नहीं है, तो 3 कॉमन है तो 3 और 5 कॉमन है तो 5, 3 5 कितना हो गया 15। ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। क्यों, मेरे पास देखिए क्वेश्चन जो है बोला गया वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। पथ कैसा है, वृत्ताकार है, जिसमें 3 धावक है। जिसे मान लीजिए कि ये मेरे पास एक वृत्ताकार पथ है, यहाँ 3 धावक है, 1 2 3, 3 धावक खड़ा है, तो तीनों यहां से देखिए क्या कहा गया, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा 3 घंटा 5 घंटा समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। देखिए क्या कहा गया, क्वेश्चन कहने का मतलब यह है कि 3 धावक है, यानी 3 दौड़ने वाला व्यक्ति है, 3 धावक यानी कि 3 व्यक्ति इस बिंदु पे खड़ा है, तीनों जब इस दिशा में एक साथ दौड़ना प्रारंभ करता है, तीनों धावक इस दिशा में चलना शुरू किया, तो एक धावक रहता है 1 घंटा, मतलब यहां से जब चलना शुरू किया तीनों, तो एक धावक 1 घंटा में यहां तक पहुंच जाता है, दूसरा धावक 3 घंटे में यहां वापस पहुंचता है, और तीसरा धावक 5 घंटे में। मतलब यहां से चलने के बाद पुनः इसी पॉइंट पर वापस, मतलब यहां से जब चलना शुरू किया और घूमकर फिर यहां तक वापस आना। ठीक है, एक धावक 1 घंटा लेता है, दूसरा धावक 3 घंटा, तीसरा धावक 5 घंटा,
तो कहा गया कि फिर दोबारा तीनों यहाँ आकर कब मिलेगा, तीनों कब मिलेगा एक साथ। ठीक है, अब यहाँ मिलेगा, इधर मिलेगा, इधर मिलेगा, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब यह है कि तीनों धावक पुनः एक साथ कब मिलेगा। ठीक है, इस टाइप का जब भी तो आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो जो संख्या दिया होगा ना, जो समय दिया हुआ रहेगा, उसका हमें एलसीएम ज्ञात कर देना है, यानी कि 1, 3 और 5 का एलसीएम ज्ञात कर देना है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं एलसीएम 1, 3, 5 का जब हम निकालेंगे, देखिए तीनों तो अलग अलग संख्या है, तो तीनों आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। 5 या 15, 15 कम 15, यानी कि 15 घंटे का समय लगेगा तीनों को पुनः एक स्थान पर मिलने में। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। देखिए इस टाइप का जब भी सवाल आएगा ना, हमेशा उसका एलसीएम निकलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम इनके एचसीएफ का 14 गुना है। मतलब कहा गया कि दो संख्या है और दो संख्याओं का एलसीएम जो है वो एचसीएफ से 14 गुना है। ठीक है, चलिए इसमें हम ऐसा करते हैं, माना HCF बराबर x, तब एलसीएम क्या हो जाएगा 14x। क्यों, देखिए इसने कहा दो संख्याओं का एलसीएम तो इनके एचसीएफ का 14 गुना, एचसीएफ का 14 गुना है। मतलब एचसीएफ अगर हमने x मान लिया, HCF को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 14x हो गया। अब आगे देखिए क्या कहा गया, कहा गया इनके एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ 600 है। एलसीएम एचसीएफ को जोड़ दिया तो कितना आ गया 600। एलसीएम कितना है 14x, एचसीएफ कितना है x, दोनों को जोड़ने पर कितना है 600। तो कहा कि 14x और 1x कितना हो गया 15x बराबर 600। x बराबर कितना हो जाएगा 600 बटा 15, इसको काट दीजिए तो x का मान आ जाएगा 40। x का मान आ गया, तब यहां से देखिए तो HCF क्या हो जाएगा, HCF कितना है x, यानी HCF हो गया 40। एलसीएम को हमने क्या माना था 14x, तो हो गया 14 गुना 40, कितना हो गया 560। तो एलसीएम HCF पता है। अब आगे देखिए सवाल में क्या कहा गया, यदि एक संख्या 280 तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब हमने एक सूत्र बताया था, a गुना b बराबर एलसीएम ऑफ ए बी गुना एचसीएफ ऑफ ए बी, हमने ये बताया था। देखिए a गुना b, तो यहाँ एक संख्या दिया हुआ है ना 280, तो चाहे हम उसको a मान ले या फिर b मान ले, तो चलिए 280 को हम एक जगह बैठा देते हैं, गुना b बराबर एलसीएम कितना है, एलसीएम हमारा 560, एचसीएफ कितना है 40। अब ये 280 उधर भागम चल जाएगा, तो हो गया b बराबर 560 गुना 40 भागा में कितना 280। देखिए 280 दूना 560 और 2 गुना 40 कितना हो जाएगा b बराबर 80। तो हमें जो दूसरी संख्या ज्ञात करना था वो कितना गया 80। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला कहा गया, एक आशून्य परिमेय, आशून्य का मतलब वैसी परिमेय संख्याएं जो शून्य नहीं हो। ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं आशून्य परिमेय, एक संख्या मान लिया हमने 1/2 है अपरिमेय संख्या, सॉरी परिमेय संख्या। अब कहा अपरिमेय संख्या का गुणनफल, अपरिमेय, चलिए अपरिमेय हमने ले लिया मान लीजिए √2, ठीक है, या √3 √5 कुछ भी हम ले सकते हैं। तो ये जब गुना होगा तो आ जाएगा √2 भागा 2। यानी एक बात का सीधा सीधा आप ध्यान रखिए कि परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या, कहाँ गया, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जब भी हम गुना करेंगे तो हमेशा अपरिमेय आएगा। परिमेय और अपरिमेय का जब भी हम गुना करेंगे ना तो हमेशा अपरिमेय आएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिए दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, यानी कि अनेक हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य में हमने क्या बोला था, अभाज्य में हमने बताया था वैसी संख्याएं जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, एक खुद अपने आप में और एक एक में। देखिए निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, 12, 15, 23, 75। देखिए तो 4 × 12 2 × 12 ज्यादा हो गए गुणनखंड इसका। देखिए 1, 2, 3,
4, 6 और 12। 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गया। इसका गुणनखंड देखिए 1, 3, 5 और 15। 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गया कि नहीं? 23 का कोई गुणनखंड है? 23 का गुणनखंड मात्र 1 और 23, तो हमारा ये हो गया क्या? अभाज्य संख्या। ठीक है, आगे देखिए, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से विभाजित हो वह है। देखिए हमें जगह चाहिए, इसको मिटा देते हैं, समझिएगा। यहां से क्या कहा गया, समझिए, कहा गया सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 से विभाजित हो। तो देखिए, तो 224 किसी का वर्गमूल होता है? नहीं होता है। देखिए 224 यानी कि जब हम 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 11, 16 का स्क्वायर हो जाता है 256 और 15 का स्क्वायर हो जाता है 225, तो 225, 256 ये तो किसी का वर्गमूल नहीं हुआ। उसके बाद 2400 किसी का नहीं होता। देखिए 25 का वर्गमूल हो जाता है 625, लेकिन ये 2400 ना है। 50 का हो जाता है 2500, है ना। और 24 कितना 49 का वर्गमूल निकालते हैं। देखिए शायद 2400 कुछ आएगा, 9 72 के 2 बाकी 7, 4 32 और 36, 32 36 75 बाकी 7 16 27 23 52 होता है कितना, किस ओ यहाँ 49 ना करना चाहे, यहाँ 49 में गुना करना चाहिए था। देखो 49 का जब हम वर्ग निकालेंगे तो 9 में 81 बाकी 8, 9 चौक 36 और 36 72 8 80 के 0 बाकी 8, 4 चौक 16 8 24, यानी कि 49 का वर्ग 2401 और 50 का वर्ग 2500। तो देखिए 2400 नहीं ना आया, तो ये भी नहीं होगा। तो अब यहां देखिए एक बार, अब यहां क्या है एक बार फिर से समझिएगा। इसने कहा कि वह कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है जो 16, 20 और 24 तीनों से भागा लग जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे आसान तरीका आपको हम बता रहे हैं। क्या करना है हमें, जो 16, 20 और 24 है ना, इसका आप एलसीएम निकाल दीजिए। 16, 20, 24 का क्या कर देना है, हमें एलसीएम निकालना है। 16, 20 और 24, इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे, देखिए 4 से लगाते हैं, 4 चौक 16, 4 पच्चे 20, 4 छक 24, 2 से लगाते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, देखिए तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 5 तिया 15, दूनी 30, दूना 60, 240। इसको हम गुना करेंगे कितना आ गया 240। देखिए कैसे, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पच्चे 80, 80 तिया 240। जब हमने 16, 20, 24 का एलसीएम निकाला तो कितना आया 224। चलिए अब हमने देख लिया था कि 240 पूर्ण वर्ग तो है नहीं, यहाँ पूर्ण वर्ग संख्या बोला गया था, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया। अब बच गया 1600। 1600 किसका वर्ग पूर्ण वर्ग होता है 40 का, और 3600 किसका होता है 60 का। अब 1600 को भागा दे करके देखिए 240 से, 240 से जब हम किसमें भागा देंगे 1600 में, तो देखिए 1 0 से 1 0 तो कट गया पहली बात, 4 से काट दीजिए, 4 छक 24 और 4 चौक 16 तो कटेगा। देखिए तो 6 छक 36 बच गया 4, 0 देंगे 0.6 आ जाएगा, है ना। पूरी तरीके से तो नहीं कटा। चलिए अब हम भागा कहां देंगे 3600 में। अब तो हमें पता चल गया जब हमारा 3 ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया तो अब एक बचा, तो यही आंसर होगा। लेकिन फिर भी हम चेक करके बताते हैं। देखिए 240 से भागा देंगे कितने में 3600 में, तो 1 0 से 0 कट गया, 6 से काटिए, 6 चौक 24 और 6 छक 36 यानी कि 600। तो 4 एकम 4, 2 इस 0 को यहाँ लाइए, 4 पचे 20, ये कट गया, ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा। पूरा कट गया कि नहीं कट गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया 3600 हो गया। अगला बोला गया 5, 15 और 20 के राशा और मासा ज्ञात कर, का अनुपात ज्ञात करना है ना। देखिए अब 5, 15, 20 है ना, समझिएगा 5, 15, 20, 5 का जब हम लिखेंगे तो ये सिर्फ 5 ही आ जाएगा। उसके बाद क्या है 15, 15 और एक क्या है 20, तो 15 का हम लिखेंगे 5 गुना 3 और इसको हम लिखेंगे 5 गुना 2 गुना 2, तो यहाँ 5 का पावर 1, 5 का पावर 1, 3 का पावर 1, ये क्या हो जाएगा 5 का पावर 1 गुना 2 के पावर 2। हमने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो था, आधारभूत प्रमेय जो था, उसमें हमने बताया था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना।
हम उसी का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है तो 2 का पावर 0, इसमें भी 2 नहीं है 2 का पावर 0, इसमें 3 का पावर 1 है, इसमें 3 नहीं है तो 3 का पावर 0, यहाँ 3 नहीं है तो 3 का पावर 0। 5 2 3 5 2 3 5 2 3 हो गया। अब हमने बताया था कि एलसीएम निकालने के लिए जो सबसे उच्चतम घात होगा हमें वो लेना है। तो 5 का उच्चतम घात क्या है? 5 का पावर 1, 5 का पावर 1, 5 का पावर 1, सब में एक ही है। 2 का पावर उच्चतम क्या है? 2 का पावर 2, और 3 का उच्चतम क्या है? 3 का पावर 1। देखिए 5 गुना 2 गुना 2 गुना 3, तो 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 दिया 60। एलसीएम हमारा कितना आ गया? 60। एचसीएफ में हमने बताया था कम घात वाला लेना है। 5 का पावर 1, 5 का पावर 1, 5 का पावर 1, तो यहां से हो गया 5 का पावर 1 गुना। निम्नतम घात लेना है तो 2 का पावर 2, 2 का पावर 0, 2 का पावर 0, तो 2 का पावर 0 और 3 का पावर 0, तब ये हो गया 5 गुना 1 गुना 1, यानी कि एचसीएफ कितना आ गया? 5। तो यहाँ क्या पूछा था? राशा और मासा, तो पहले राशा को लिखना है। राशा कितना है? 60। मासा, मासा कितना है? 5। काट दीजिए 5 से, 12 बचे 60, 5 कम 5, 12:1। आंसर कहाँ गया? आंसर डी। मेरे पास देखिए क्वेश्चन है, बोला गया सबसे छोटी अभाज्य संख्या। देखिए सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य क्या होती है? 2, और सबसे छोटी भाज्य, सबसे छोटी भाज्य क्या होता है? 4। संख्या का गुणनफल, गुना कर दीजिए, कितना आएगा? 8। ऑप्शन नंबर सी। कारण निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य का मतलब हमने बताया हुआ है, अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, जो एक अपने आप से भागा होगा और दूसरा 1 से भागा होगा। देखिए 29 जो है सिर्फ 1 और अपने आप में आएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या, सम संख्या में क्या होता है? देखिए तो किसी पूर्णांक, चलिए m की जगह 1 रखते हैं, तो 2 गुना 1 1, 1 प्लस 2 1, सॉरी 2 गुना 1 करेंगे कितना आएगा? 2, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3। 3 एक सम संख्या है क्या? नहीं, 3 एक विषम संख्या है। m का मान 1 रखते हैं, 1 प्लस 2 3, 3 सम संख्या नहीं है। m की जगह 1 रखते हैं, 2 गुना 1 2, 2 माइनस 1 1, ये भी सम संख्या नहीं है। m की जगह 1 रखते हैं, 2 एकम 2, 2 रखते हैं तो 2 दूना 4, 3 रखेंगे तो 2 तिया 6, 4 हम रखेंगे तो 2 चौक 8, सब सम संख्या आएगा कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर डी। 81 रूट 81 बटा 2 क्या है? देखिए तो रूट 81 बराबर 81 का वर्गमूल 9, भागा में 2 है, पी बटा क्यू के रूप में है, यानी परिमेय संख्या है, तो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। आगे कहा गया एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होगी? ध्यान रखिएगा एक बात, हमने कराया हुआ है संख्या पद्धति वाले वीडियो में, परिमेय प्लस अपरिमेय। जब भी हम परिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा आएगा अपरिमेय संख्या, हमेशा क्या आएगा? अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी। आगे देखिए क्या कहा, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? 36 36 72, 72 का वर्गमूल नहीं होता है। 49 49 98, 98 का वर्गमूल नहीं होता है। 25 25 50, 50 का वर्गमूल नहीं होता है। 64 प्लस 36 रूट 100, 100 का मान 10, 10 को 10 बटा 1 लिख सकते हैं, पी बटा क्यू के रूप में आ गया, यानी परिमेय संख्या हो गया। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय, देखिए रूट 16 का मान 4, 4 बटा 1 लिख सकते हैं, परिमेय बन गया। 36 का 6 1 हो गया, 49 का 7 7 बटा 1 हो गया, परिमेय परिमेय परिमेय, ये क्या हो गया? अपरिमेय। अपरिमेय पूछा था, अपरिमेय हो गया। कर दो अपरिमेय संख्याओं, इतना 3 प्लस रूट 5 तथा 3 माइनस रूट 5 का गुणनफल। देखिए हमें गुणनफल पूछा गया, यानी कि गुना पूछा गया, तो 3 प्लस रूट 5 एक दिया हुआ है, गुना 3 माइनस रूट 5 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए हम एक सूत्र क्या जानते हैं? हम एक सूत्र जानते हैं a प्लस बी गुना a माइनस बी। क्या होता है भाई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर ए प्लस बी गुना ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि रूट 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, रूट 5 का स्क्वायर 5, घटा के कितना गया? 4। 4 को 1 भागा दे सकते हैं, क्या बन गया? पी बटा क्यू के रूप में, यानी एक परिमेय संख्या आ गया। ऑप्शन देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए परिमेय संख्या।
निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या में बताना है। देखिए 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5। 5 को 5/1 लिख सकते हैं। परिमेय संख्या आ गया p/q के रूप में। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पास क्वेश्चन है, देखिए बोला गया निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या, यानी हमें अपरिमेय बताना है। देखिए अपरिमेय का मतलब क्या हो गया? √5 गुना √5 क्या आ जाएगा? ये 5 के बराबर हो जाएगा। देखिए 9/27 है ना, तो 9 एकम 9, 9 तिया 27, यानी कि रूट में 1/3। तो यही वगैरह अपरिमेय है। आगे और देखते हैं। √16 का मान 4, और ये परिमेय होता है, ठीक है। जो रेखिक वाला होता है ये परिमेय होता है। तो ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय। तो बच क्या गया? ये वाला हमारा अपरिमेय होगा। कहा गया निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय नहीं है इसका मतलब परिमेय होना चाहिए, है ना, परिमेय होना चाहिए। देखिए ये तो अपरिमेय है, परिमेय में अपरिमेय को जोड़ने पर अपरिमेय होता है। ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये परिमेय है। कैसे? देखिए √12 को हम लिखेंगे 4 गुना 3 बटा में √3। इसको हम लिखेंगे √4 गुना √3 भाग √3। √3 से √3 कट गया। √4 का मान कितना? 2। इसको 2/1 लिख सकते हैं। तो ये अपरिमेय नहीं ना हुआ, ये परिमेय हो गया। तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। बोला गया निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है यानी कि परिमेय होना चाहिए। देखिए √7 अपरिमेय है, √13 अपरिमेय है, √31 भी अपरिमेय है, √25 का मान क्या होता है? 5। तो 5/1 लिखेंगे, परिमेय हो गया। ऑप्शन नंबर सी। यदि m एक अभाज्य संख्या है, m एक अभाज्य संख्या है तो √m का मान क्या होगा? तो सबसे पहली बात, अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? अभाज्य संख्या होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इस तरीके से। तो किसी का वर्गमूल निकलेगा क्या अगर हम सभी पे रूट लगा देते हैं? मान लो, क्योंकि यहाँ √m दिया हुआ है ना, यहाँ सभी पर हम रूट लगा देते हैं, तो ये किसी का वर्गमूल निकलेगा? किसी का वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो ये सब क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। ऑप्शन है, ऑप्शन अपरिमेय, ठीक है। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है यानी कि परिमेय चाहिए। देखिए √10 का वर्गमूल नहीं होता है, अपरिमेय है। √42 का वर्गमूल नहीं होता है, अपरिमेय है। √35 का वर्गमूल नहीं होता है, अपरिमेय है। √121 का वर्गमूल कितना होता है? 11। तो ये क्या हो गया? 11/1, परिमेय हो गया। ऑप्शन नंबर डी। कहा गया निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है? फिर कहा अपरिमेय नहीं है, तो अपरिमेय नहीं यानी कि परिमेय होना चाहिए। देखिए यहाँ से 9 एकम 9, 9 दूना 81, मतलब 9 9 81। तो यहाँ से आ गया √1/9। तो 1 का वर्गमूल, देखिए इसको लिख सकते हैं √1/9। √1 का मान 1, √9 का वर्गमूल 3। ये परिमेय हो गया। ऑप्शन नंबर डी। देखिए अपरिमेय, अच्छा एक मिनट, कौन सी संख्या अपरिमेय पूछा गया है ना? अपरिमेय पूछा गया है, तब अपरिमेय पूछा गया, अपरिमेय ना पूछा गया तो ये तो परिमेय ना हो गया। उसके बाद देखिए 7 का वर्गमूल क्या होता है? मतलब 49 का वर्गमूल 7, यानी कि -9/7, ये भी परिमेय है। 36 का वर्गमूल 6, 8 का वर्गमूल 8, ये भी परिमेय है। √3 क्या है? परिमेय नहीं है, तो ये हमारा अपरिमेय हो गया। देखिए मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है √5 क्या है, तो हमने बताया था कि रूट में यदि कोई संख्या ऐसा होगा जिसका वर्गमूल नहीं होगा, वो सभी संख्याएं अपरिमेय कहलाती है। तो √5 क्या हो गया? एक अपरिमेय संख्या हो गया। बोला गया संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। यानी संख्या रेखा पर हमने बताया था, जब हमने संख्या पद्धति को समझाया था उसमें हमने बताया था कि परिमेय अपरिमेय दोनों संख्या मिलकर वास्तविक संख्या बनाता है, और जितने भी नंबर लाइन पे जितनी भी संख्याएं होती है वो सभी क्या होती है? वास्तविक संख्याएं होती है। तो हमारा ऑप्शन हो गया ए। आगे कहा गया यदि n एक प्राकृत संख्या है तो √n क्या होगा? n एक प्राकृत संख्या है। हम जानते हैं कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरीके से जाएगा। √1 का मान 1, √2 ऐसे ही रह जाएगा, √3 भी ऐसे ही रहेगा, √4 का मान 2, √5 का नहीं निकलेगा, √6 भी नहीं निकलेगा, √7 भी नहीं निकलेगा, √8 भी नहीं निकलेगा, √9 का 3। तो हम क्या देख रहे हैं? देखिए तो 1, 3,
सॉरी 1 2 3, और ये क्या है आपई में √3 √3 √3 √5 √6 √7 √8। तो 1 2 3 ये सब क्या है प्राकृत संख्या है, और √2 √3 √5 √7 √6 √7 √8 ये सब क्या है, यह अपरिमेय संख्या है। मतलब हम देख रहे हैं कि इसमें परिमेय संख्या भी है, परिमेय नहीं प्राकृत संख्या भी है और अपरिमेय भी है। ऑप्शन देखिए, हमेशा प्राकृतिक गलत हो गया क्योंकि यह तो प्राकृतिक है नहीं। हमेशा अपरिमेय, अपरिमेय कहां भाई, परिमेय भी तो है क्योंकि 1/1 हो सकता है, 2/1 हो सकता है। हमेशा परिमेय, सिर्फ परिमेय क्यों होगा, अपरिमेय भी तो है, यानी कि ए बी सी तीनों गलत हो गया। कभी प्राकृत संख्या तो कभी परिमेय। ये प्राकृत है ना, ये 1 प्राकृतिक है, 2 भी प्राकृतिक है, 3 भी प्राकृतिक है, लेकिन ये सब क्या है अपरिमेय है ना। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी। कहा निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या पूछा गया। देखिए तो √7 अपरिमेय है, तो परिमेय प्लस अपरिमेय क्या होता है, अपरिमेय होता है। परिमेय प्लस देखिए ये हो गया 10 प्लस 100 का वर्गमूल 10, तो 10 10 कितना हो गया 20, 20/1 यानी क्या हो गया परिमेय हो गया। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमें परिमेय पूछा गया था। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, जितनी भी परिमेय संख्याएं होती है वो क्या होती है, देखे तो एक प्राकृत संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक संख्या या एक वास्तविक संख्या। हमने बताया था कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिलाकर क्या बनता है, वास्तविक संख्या बनता है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या है सब क्या हो जाएगा, सब एक वास्तविक संख्या हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। हमने बताया था P/Q यदि Q 2 का पावर m और 5 का पावर n के अलावा कोई तीसरी संख्या आ जाए, कोई तीसरी संख्या आ जाए तब क्या होता है, वो संख्या अशांत कहलाती है, वह संख्या अशांत कहलाती है। देखिए तो 50 को लिखेंगे, देखिए इसको लिखेंगे 23/5 का स्क्वायर गुना 2, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 है, 25 दूना 50, 2 और 5 में आ गया यानी कि ये शांत होगा। 243, 243 किसका वर्गमूल होगा, 749, 243 3। देखिए तो 243 को हम भागा करते हैं 3 से, 3 8 24 81 में आते, 3 से 27 81, 3 से 9 27, 3 से 3 यानी 1 2 3 4 5, 3 का पावर 5। अब भाई देखिए यहां से तो यहां आ गया क्या, इसको हम लिखेंगे 39/3 का पावर 5। ये अशांत हो गया। कैसे अशांत हो गया, क्योंकि हमने क्या बोला कि जब भी किसी संख्या का हर 2 और 5 के अलावा कोई तीसरी संख्या आ जाए तो वो अशांत होगा। तो भाई यहाँ 2 और 3 तो नहीं आया, सॉरी 2 और 5 तो नहीं आया, लेकिन 3 तो आ गया ना, तो ये संख्या हमारा क्या हो गया, अशांत हो गया, हमें अशांत पूछा गया था। 0.7 का रेकरिंग हमने बताया था, इसको बहुत अच्छा हमने शॉर्टकट भी बताया था, लॉन्ग कट भी बताया था। हमने बताया था कि पॉइंट के बाद जितनी संख्याओं पे रेकरिंग होगा, या इतना छोड़ दीजिए, हमने बताया था क्या कि जितनी संख्याएं सबको हम लिख देंगे, जितनी संख्याएं हैं सभी को हम लिख देंगे। अब हमने बताया था कि बिना रेकरिंग का जितनी संख्या होगा उसको लिख देंगे, तो बिना रेकरिंग का कितनी संख्या, कुछ नहीं है, 0 है। अब हमने बोला था कि जितने संख्या पर रेकरिंग होगा उतना 9 लिखना है। अब पॉइंट के बाद उधर, पॉइंट के बाद इधर बिना रेकरिंग का जितना संख्या होगा उतना 0, तो एक को तो है ही नहीं, एक भी 0 नहीं देंगे, यहां से क्या आ गया 7/9। तो ऑप्शन नंबर हमारा कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए जो क्वेश्चन दिया गया है, कहा पाई क्या है, तो पाई हमने बताया था पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब हमने बताया था कि अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या से भागा देंगे तो हमेशा अपरिमेय आएगा। तो पाई देखिए क्या है, अपरिमेय, अपरिमेय में से 2 यानी कि 2 एक परिमेय संख्या है, तो अपरिमेय में परिमेय से जब हम भागा देंगे तो हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। कहा गया 3.27 का रेकरिंग क्या है, तो यह एक परिमेय संख्या होता है, ठीक है। आगे कहा गया निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत पूछा गया, शांत कहने का मतलब है कि जिसका हर में सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए, ठीक है। देखिए तो ये 88 है ना, तो 88 को तोड़ेंगे तो 11 गुना 8 आएगा, 8 को हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2,
तो ठीक है 2 तो आ गया, लेकिन 11 आ गया ना, तो ये अशांत हो गया। ये देखिए इसको जब तोड़ेंगे ना 210 को, तो आ जाएगा 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7। कैसे देखिए 5 गुना 10, 10 या 30, 30 गुना 7 210, ये भी आसान हो गया। इस 1600 है ना, देखिए 1600 को जब तोड़ेंगे ना तो आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और ये हो जाएगा 2 गुना 5 फिर 2 गुना 5। तो इसमें देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यहाँ तक का गुना में 16 आ गया। 5 दूनी 10, 1 0 आ गया, 5 दूनी 10, 1 0 आ गया, 1600 हो गया कि नहीं। तो मतलब सिर्फ 2 5 इसमें है, यानी कि ये वाली संख्या हमारा शांत हो जाएगा। अब देखिए इसको भी हम चेक कर ही लेते हैं, तो इसको जब करेंगे ये हो जाएगा 11 गुना 5 गुना 2, कैसे 5 दूनी 10, 10 को 11 से करेंगे 110 आएगा कि नहीं। तो 2 और 5 के अलावा देखिए 11 आ गया ना, तो ये भी शांत हो गया। तो शांत हमारा कौन सा हो गया, सी नंबर। कहा गया 17/9 क्या है, 17/9 एक परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर पहला। कर्ण निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव पश्चात शांत है, यानी कि हमें शांत खोजना है। देखिए तो 15 का गुणनखंड 3 गुना 5 अशांत हो गया। यहां से आते 35 का गुणनखंड 7 गुना 5, 7 आ गया। 60, 60 का क्या होता है देखिए तो 60 को जब हम तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, कैसे 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूना 60, तो 2 2 5, 3 कहां से आ गया भाई, 3 आ गया, तो अशांत हो गया कि नहीं। क्या बच गया, ये वाला शांत होगा। देखिए कैसे 160 है ना भाई, तो 160 को जब हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 का पावर 4, क्योंकि 2 का पावर 4 क्या होता है 16, आयोग 0 है, तो इसको लिखेंगे 2 गुना 5, यानी कि हो गया 2 का पावर 5 गुना 5 का पावर 1, तो 2 और 5 के रूप में है कि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, बी सही हो गया। अब कहा गया 1/3 और 1/2 के बीच 2 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। चलिए इसको हम ऐसे करते हैं, 2 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तब हम एक काम करते हैं, दोनों का यदि हम एलसीएम लेते हैं, देखिए तो 1 मिनट एलसीएम से होगा 6 आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2, यहाँ से 3 ऊपर है ना, एक ही ज्ञात हो पाएगा ना। चलिए एक काम करते हैं ना, सबसे आसान तरीका, दोनों को पॉइंट में बदल देते हैं, सबसे अच्छा। तो 1/3 को जब हम पॉइंट में बदलेंगे तो आएगा 0.33, ठीक है। 1/2 को जब हम बदलते हैं, देखिए 1/2 को बदलेंगे तो आएगा 0.5, 0.5 कहिए या 0.50 कहिए, बात एक ही है, ठीक है। ये तो हमें दिया हुआ है। अब ऑप्शन को चेक करते हैं, 1/6, तब 1/6 जब हम करेंगे तो आएगा 0.16, 0.16 आएगा। अब देखिए 0.16 आ गया, तो भाई 0.33 से कम है, 100 इससे भी कम है, तो कम हो गया तो ये तो संभव ही नहीं है, हमारा ऑप्शन यहीं से ही खत्म हो गया। इस पर आते हैं 5/12, ये ऑप्शन तो खत्म हो गया 5/12, इसको पॉइंट में बदलेंगे तो आएगा 0.4, 48 2 20 1, यानी कि 0.41 समथिंग आएगा, ठीक है। उसके बाद 7/18, ये आ जाएगा 0.70, 18 चौक 72 नहीं होगा, 18 तिया 54, तो यहाँ से 54 आ गया। 16 160, 160 यानी 9 ने 8, 18 चौवालीस से है ना, यानी कि 0.38। देखिए तो 41 इन दोनों के बीच में है, 0.38 भी दोनों के बीच है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, यही सही हो गया। देखिए इसको भी चेक कर देते हैं, 5/7 है, देखिए 5/7, तो 5/7 को जब हम भागा देंगे तो देखिए आएगा 0.7, इन दोनों से ज्यादा हो गया ना, इसके बीच में नहीं आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ये खत्म हो गया। 4/7, देखिए 4/7, इसको जब भागा देंगे तो 40 7 5 35, 7 5 35, 5 7 7 49, 0.57, देखिए दोनों से ज्यादा हो गया कि नहीं, यानी कि हमारा ये भी ऑप्शन खत्म हो गया कि नहीं यहीं से, तो हमारा आंसर क्या हो गया 5/12 और 7/18। साथियों देखिए मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, संख्या 23.43 पर रेकरिंग हमें दिया हुआ है, को P/Q के रूप में, जहां PQ कोई पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0, कहा गया कि PQ कोई पूर्णांक है और Q जो है 0 नहीं है, तो कहा प्रकट किया जा सकता है, मतलब इसे हमें इस तरह से यानी कि परिमेय में इसको बदलना है। हमने जब क्वेश्चन हम बना रहे थे शांत अशांत वाला, तब हमने बताया था इस टाइप का प्रश्न वहां, देखिए क्या करना है,
क्या दिया हुआ हमें 23 पॉइंट, या ध्यान पूर्वक समझिएगा इसको, 23.43 दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है ना। सबसे पहला काम, जैसे जैसे बता रहे हैं ध्यान पूर्वक समझिएगा, ये जितनी संख्याएं है ना इसको आप सेम लिख दीजिए। 43 हो गया, माइनस का चिन्ह देना है, बिना रेकरिंग का, यानी कि जिस पर लाइन खींचा हुआ इसको छोड़ दीजिए। 43 है ना उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि उस पर 2 को लाइन खींचा हुआ दोनों पर, है ना। तो बिना रेकरिंग का क्या है 23, उसको घटा दीजिए। रेकरिंग कितने संख्याओं पर है, 2 संख्या पर, तो 2 को 9 बैठा दीजिए, ठीक है। और पॉइंट के बाद कोई अंक है जो बिना रेकरिंग का है, नहीं है तो 0 नहीं बैठाएंगे। यहां से हो जाएगा, इसको घटा दीजिए तो आ जाएगा 23 20 भागा 99। ऑप्शन कहां है देखिए तो, 23 20 भागा 99, ऑप्शन नंबर पहला। दूसरा में देखिए, 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। मेरे भाई जब भी इस तरह का सवाल आए तो दोनों संख्या को गुना कर देना है, यानी कि 2 गुना 2.5, ये हमारा हो जाएगा √5। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्या इस संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं 5.23 पर रेकरिंग? तो इस तरह की संख्या जब भी होगा तो वो परिमेय संख्या होता है, ठीक है। आगे देखिए कैसे परिमेय है, ये भी तो संख्या देखिए इसी प्रकार से दिया हुआ ना, इस प्रकार से ये वाला, तो इसको जब हमने बदला तो देखिए परिमेय में आ गया कि नहीं, तो यहां से ये संख्या क्या हो गया, परिमेय हो गया। यहाँ कहा गया 0.13 पर रेकरिंग दिया हुआ, तो पूछा इसका मान क्या होगा। जैसे हमने वो बताया सेम यही होगा, देखिए क्या होगा 13, माइनस कुछ होगा क्या, कोई अंक है ही नहीं, 0 है, छोड़ देते हैं। यहाँ रेकरिंग कितने पर, 2 अंकों पर, तो सीधा नीचे क्या आ गया 2 गुना 99, तो 13/99। 13/99 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है 22/7, क्या है, हमने बताया था संख्या पद्धति जब हम समझा रहे थे वहां हमने बताया था कि 22/7 जो है वह है एक परिमेय संख्या है। अब पाई जो था वो एक अपरिमेय संख्या। कहा गया p/2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। देखिए मेरे भाई 0.67 दिया हुआ है ना, इसको हटाएंगे तो यहाँ नीचे क्या आएगा, 2 को 0 आएगा, यहां से हो गया 67/100। ऐसे तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है क्योंकि हमें ऐसे तोड़ने बोला गया। देखिए तो 100 को जब हम तोड़ेंगे तो 2 से 50, 2 से 25 और 5 से 5, यानी कि 2 को है, 5 2 को है, तब हम इसको लिखेंगे 67/2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2। देखिए कहां है 67/2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2, ऑप्शन नंबर ये। तो साथियों आज हमारा वास्तविक संख्या पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। हमने इसके पहले हमने इसका बेसिक जो संख्या पद्धति था उसको हमने समझा दिया। दूसरा हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम था, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना था, शांत अशांत था, परिमेय संख्याओं को सिद्ध करना था। हमने उन सभी प्रश्नों को सिद्ध करके उसको हमने बनाकर बताया आपको, हर टाइप का क्वेश्चन हमने उसमें डाला है। आप उन सभी प्रश्नों को बनाइए, देखिए वीडियो को, और आपको इतना बताते हैं कि जो हमने क्वेश्चन कराया है ना इससे आपके एग्जाम में बाहर नहीं आने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। आप बेहतर ढंग से उसको बनाइए। उसके बाद आज हम ये हमारा ऑब्जेक्टिव जितना भी तरह का क्वेश्चन था, लगभग हमने हर टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमने इसमें कवर किया है। आप सभी ऑब्जेक्टिव को ध्यानपूर्वक देखिए, एक एक एक्सप्लेनेशन हमने दिया है, इसको समझने की कोशिश कीजिए, बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। अब हम जब अगले वीडियो में आएंगे कुछ नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।